स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं आत्म परिचय और एक गीत। ये दोनों ही कविता यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है और ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए पहले समझते हैं हम यहाँ पर आत्म परिचय का परिचय, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर एक गीत। तो ये जो आत्म परिचय है ये काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से यहाँ पर लिया गया है। इसमें कुल मिलाकर मैं आपको बातचीत बता देता हूँ कि क्या कहा गया है। इस कविता में यहाँ पर कवि ने व्यक्ति और संसार के बीच में जो गहरा संबंध है ना, उसी को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास। कवि यहाँ पर कुल मिलाकर ये बोलते हैं आत्म परिचय के अंदर में कि जो बंदा है यानी कि जो इंसान है वो क्या है, दुनिया से अलग नहीं रह सकता, उसको दुनिया के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के जीवन में कई सारी जिम्मेदारियां होती है और वो उन जिम्मेदारियों के ऊपर यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ होता है। तो यही सारी बातचीत यहाँ पर कवि ने जो है खुशमिजाज और बहुत सुंदर तरीके से बताने का हमें प्रयास किया। तो यहाँ पर जो है मैं आपको लाइन बाय लाइन जो है सारी बातचीत जो है बताने वाला हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर साइड में अपनी जो बुक है वो भी खोल सकते हैं, बिल्कुल आपको जो है एकदम मस्त तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी कि इस जीवन में मेरे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको उठाकर मैं चलता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर जो है प्यार से रहता हूँ, खुश रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यानी इनके जीवन में जो है कुछ परेशानियां आई थी, किसी ने इनको जो है कठिन परिस्थितियों में डाल दिया था। फिर भी मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये आगे बढ़ते रहे। तो आत्म परिचय के अंदर में कवि ने जो है अपना ही परिचय यहाँ पर दिया है, वो अपने बारे में ही यहाँ पर बता रहे हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इसका भी मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर प्रेम और खुशी से जीवन जो है अपना वो बिताता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी वो ये नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, वो कभी नहीं सोचते। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी कि लोग उन्हीं से पूछते हैं यहाँ पर उन्हीं का हालचाल, या लोग उन्हीं को मानते हैं जो जग की बातचीत जो है गाते रहते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर जो है जग की बात नहीं गाते, वो अपने मन की बातचीत करते हैं यहाँ पर, यानी अपने मन में जो आता है उनके वो वही करते हैं। आगे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ व्याख्या। ये आपके पद फर्स्ट की व्याख्या है। तो दोस्तों मैंने आपको पद का जो है लाइन बाय लाइन बता दिया, अब व्याख्या समझिए। तो व्याख्या समझते हैं। ये पंक्ति यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की कविता से लिया गया है, आत्म परिचय से, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वही बातचीत है जो मैंने आपको बताई। कवि यहाँ पर बोलते हैं कि इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, उनका ये बोझ उठाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में कभी प्यार की कमी नहीं हुई। इसका सीधा सा ये मतलब है कि कवि के जिंदगी में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन फिर भी जो है इनके जीवन में प्यार की कमी नहीं है। वह अपने जीवन को एक सितार की तरह मानते हैं और उनके अनुसार ही यहाँ पर जो है प्यार से अपना जो जीवन है वो जीते हैं। कवि यहाँ पर बोलते हैं कि उनको जीवन में बहुत प्रेम मिला है, उसी प्रेम के राह पर जो है वो चलते रहते हैं और एकदम मस्त मगन में रहते हैं। कवि बोलते हैं कि दुनिया की परवाह नहीं करते वो बोल रहे हैं कि दुनिया उन्हीं की यहाँ पर महत्व देता है, यानी दुनिया उसी को मानता है जो दुनिया की बातें करते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनते, उनके दिल में जो आता है वही करते हैं, बिना किसी बात के चिंता कि दुनिया यहाँ पर क्या कह रही है। आगे आपको दोस्तों समझ में। तो चलिए अगला जो पद है, पद सेकंड, इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि उनके दिल में जो भी आता है वो अपने साथ वो लेकर चलते हैं। उनके दिल में जो उनकी अच्छी यादें हैं वही उनकी यहाँ पर पूंजी है, वही उनका उपहार है। ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, यानी ये पूरी दुनिया जो है इनको पसंद नहीं है, इसमें इनको कुछ भी नहीं भाता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी अपने साथ ये अपने सपनों की दुनिया में जो है यहाँ पर रहते हैं और इस अधूरी और स्वार्थी दुनिया इनको जो है नहीं यहाँ पर भाती है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि कवि के हृदय के अंदर में अग्नि दहा करता हूँ, यानी कवि के मन में यहाँ पर कुछ दुख है जिसको वो दहा करते रहते हैं, और चाहे सुख हो या दुख हो अपने में मग्न रहा करते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये बोल रहे हैं कि दुनिया क्या है, सागर को पार करने के लिए यहाँ पर नाव बनाती है, यानी कि अपनी कठिन समस्याओं को पार करने के लिए जो वो अपना जो है साधन बनाती है, लेकिन ये खुद में ही एकदम मस्त रहते हैं। चलिए दोस्तों पद सेकंड आपको समझ में आ गया, अब व्याख्या समझते हैं इसकी। कवि यहाँ पर बोलते हैं कि वो हमेशा अपने दिल की जो बातचीत है वही यहाँ पर दुनिया के सामने रखते हैं। उन्हें प्रेम का तोहफा मिला है जिसे वो हमेशा संभाल कर रखते हैं, और ये जो दुनिया है, दिखावटी दुनिया, अधूरी दुनिया, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने सपनों की दुनिया में ही रहते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें काफी प्रेम मिलता है। कवि यहाँ पर बोलते हैं कि उनके दिल में यहाँ पर प्रेम की आग लगी हुई है, वो उसी में जलते रहते हैं। प्रेम की वजह से उनको काफी यहाँ पर सुख और दुख जो है दोनों मिले हैं, और दोनों को जो है ये अच्छे से यहाँ पर स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि दुनिया के जो लोग है ना, वो अपनी जीवन की परेशानियों से बचने के लिए नाव बनाते हैं, लेकिन कवि ऐसा नहीं करते। कवि क्या है, अपनी ही
धुन में यहाँ पर मस्त रहते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पर प्रेम की नाव है। आगे दोस्तों आपको समझ में, चलिए अगला जो पद है इसको समझते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, इसका मतलब है यहाँ पर जो कवि है वो अपनी यहाँ पर यौवन की यानी जवानी की ऊर्जा अपने साथ लिए फिरते हैं। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऊर्जा के साथ साथ इनके जीवन में क्या है, यहाँ पर दुख दर्द भी है, जिनको भी ये साथ लिए चलते हैं। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो चीज इनको बाहर से हंसाती है ना, वही चीज इनको अंदर से रुलाती भी है, यानी प्रेम की बात कर रहे हैं ये। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी उसी प्रेम की जो याद है वो लिए फिरते हैं, जो यानी कि बाहर से हंसाते भी है और अंदर से रुलाती भी है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि बहुत कोशिशों के बाद भी क्या किसी ने यहाँ पर पूरा सच जाना है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं वही असल में यहाँ पर नासमझ निकलते हैं कई बार। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जो ज्ञान मैंने लिया है मैं उसको सीख रहा हूँ कि मैं उसको कैसे भुलाऊं, तभी वो जो है यहाँ पर मस्त मौज में रह सकते हैं। चलिए अब हम इसका यहाँ पर जो है व्याख्या समझते हैं। तो वही बातचीत यहाँ पर कवि जो है बोल रहे हैं। कवि जो है अपनी जवानी के जोश में घूमते रहते हैं और उसी जोश के कारण कई बार ये यहाँ पर दुख और निराशाओं का भी सामना उनको करना पड़ा है। वह किसी की यादों में यहाँ पर डूबे रहते हैं जो उन्हें बाहर से तो हंसाती है लेकिन अंदर से रुलाती है। कवि यहाँ पर बोलते हैं कि दुनिया ने सच को समझने की कोशिश तो की है लेकिन कोई भी उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। वो बोलते हैं जहाँ कुछ लोग समझदार होते हैं वहां कुछ लोग नासमझ भी निकलते हैं, और जो सब कुछ समझने के बाद भी कुछ ना समझे वो तो यहाँ पर मूर्ख ही कहा जाता है उसको। तो एट द एंड वही बात बोलते हैं यहाँ पर कवि बोलते हैं कि उन्होंने अभी तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान वो भूलना चाहते हैं, क्योंकि जब सब कुछ वो भूल जाएंगे तभी वो अपनी जो मस्त मौज वाली जो जिंदगी है अपनी मर्जी वाली वो जी सकेंगे। तो यही सारी बातचीत है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम समझते हैं पद 4। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनको इस जग से इस दुनिया से कुछ खास नाता नहीं है, क्योंकि तो वो तो अपने मन में कई बार जो है ऐसी दुनिया बनाते रहते हैं और रोज उनको मिटाते रहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़े करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ऐसा कवि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस जग में इस दुनिया में यहाँ पर पृथ्वी में जितने भी वैभव ऐश मौज पड़ी हुई है, यहाँ पर कवि बोल रहे हैं ऐसे ऐश मौज को तो मैं रोज यहाँ पर ठुकराता हूँ। यानी उनके कहने का मतलब है जो पृथ्वी पे धन है ऐश्वर्य है उन सब चीजों को। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब वो दुखी होते हैं ना तो भी वो जीवन का जो संगीत है वो यहाँ पर खोज लेते हैं। भले ही उनकी जो वाणी है वो शीतल लगती है लेकिन उनकी वाणी में आग है। यहाँ पे हो जिस पर भूपे के प्रसाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। वो बोल रहे हैं कि जिस पर जो राजा महाराजा सब कुछ लुटा देते हैं मैं उसी खंडहर का एक भाग लिए फिरता हूँ। तो आगे दोस्तों आपको ये समझ में, चलिए अब समझते हैं व्याख्या। तो वही बातचीत है, यहाँ पर कवि बोलते हैं कि उनका इस संसार से कोई खास यहाँ पर नाता नहीं है, यानी संबंध नहीं है, क्योंकि हर दिन अपनी कल्पना में एक ऐसा संसार बनाते हैं और उसे मिटाते रहते हैं। वो बोल रहे हैं जहाँ दुनिया सुख संपत्ति और धन इकट्ठा करने में लगी पड़ी है वो ऐसी चीज को यहाँ पर ठुकरा देते हैं, उनको नहीं चाहिए धन संपत्ति। कवि यहाँ पर बोलते हैं वे अपने रोने में भी यहाँ पर प्रेम छुपाए रखे हैं, यानी अपने दुख में भी उनके प्रेम है। भले ही उनकी बोली शांत लगती हो लेकिन उस शांति के अंदर में पूरा जोश भरा हुआ है बोली के अंदर। कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनको ऐसा प्रेम मिला है जिस प्रेम के कारण जो है उनका जीवन खंडर हो गया है, लेकिन फिर भी उस खंडर को अपने साथ जो लेकर घूमते हैं, उस खंडर का एक हिस्सा, और उसी खंडर के हिस्से पे राजा महाराजा का यहाँ पर महल भी कुर्बान किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो कवि बोल रहे हैं कि उनके पास जो है प्रेम का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कीमती है। आगे दोस्तों आपको समझ में, चलिए अगला यहाँ पर समझते हैं पद 5। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम इसको कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जब मैं रोता हूँ ना तो लोग उसको गाना समझ लेते हैं, और जब भाव मेरे जो है मेरे अंदर से निकलते हैं तो लोग उसको यहाँ पर कविता समझ लेते हैं, उनको लगता है कि मैं छंद बना रहा हूँ। कवि बोल रहा है कि यह संसार मुझे कवि कहकर क्यों बुलाता है जबकि मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मत गाता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए,
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि मैं दीवानों की तरह जीवन जीता हूँ, उन्हीं के वेश में जीवन जीता हूँ। मेरे भीतर जो है यहाँ पर भावनाओं की बहुत गहरी खाई है और उसी को सुनकर यहाँ पर जो लोग हैं वो झूमते हैं, लहराते हैं। मैं अपने जीवन को बहुत ही खुशी और मस्ती से झूमता हूँ और रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तो यही सारी बातचीत है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। चलिए अब व्याख्या समझ लेते हैं। तो यही बातचीत यहाँ पर कवि कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब वे अपने प्रेम के दुख में यहाँ पर रोते हैं तो दुनिया उसे गीत समझ लेती है। जब उनका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है और उस दुख को शब्दों में लिख देते हैं तो दुनिया जो है उनको बोलती है कि छंद और मात्रा लगा रहे हैं, यानी कि वो कवि है, कविता लिख रहे हैं। कवि को ये समझ में नहीं आता कि दुनिया उन्हें कवि कहकर क्यों बुलाती है, जबकि कवि का कहना है वो खुद को एक दीवाना मानते हैं जो हर हालत में भी यहाँ पर मस्त मौला रहता है और खुशी खुशी रहता है। यहाँ पर कवि बोलते हैं कि वो दीवानों का रूप लेकर दुनिया में घूमते रहते हैं और अपना जो जीवन है उसको मस्ती में यहाँ पर जीते हैं और उनके प्रेम से भरे गीत सुनकर लोग जो है खुश हो जाते हैं और प्रेम का आनंद जो है वो लेते हैं। तो यही बातचीत थी दोस्तों। यहाँ पर जो है आपका आत्म परिचय जो होता है कंप्लीट और एक गीत जो है यहाँ पर होता है आपका स्टार्ट। ये जो एक गीत है ये भी यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ही लिखा गया है। इस कविता में ओवरऑल आप समझ लीजिए कि क्या बातचीत है। इस कविता में जो कवि है उन्होंने समय के तेजी से बीतने की बातचीत करी है और अपने लक्ष्य को पाने की बातचीत करी है। इसमें उन्होंने ये बताया कि देखिए जब अपने आप लक्ष्य के ऊपर पूरा फोकस रहोगे ना तो आपका जो समय है वो बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। इसी बातचीत को उन्होंने सरल भाषा में बताया है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ पर जो है थकान, आशा, अकेलापन, इन सभी भाव को इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर हमारे सामने जो है वो व्यक्त किया है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। इसमें भी मैं आपको लाइन बाय लाइन पहले बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको व्याख्या समझाऊंगा। तो एक गीत स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर कवि जो हमें समझा रहे हैं कि समय जो है बहुत तेजी से बीतता है जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, यानी रास्ते में कहीं रात हो जाए, यानी कि कोई समस्या आ जाए। मंजिल भी तो दूर नहीं, यानी कि अगर हम चलते जाएंगे तो मंजिल दूर नहीं है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि मंजिल दूर नहीं है तो जो थका हुआ बंदा है वो भी यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वही बातचीत है यहाँ पर कि समय रुकता नहीं है, लगातार बढ़ता रहता है। आगे आपको समझ में। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं व्याख्या। तो वही बातचीत है यहाँ पर फिर से कवि बोलते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं ना तो समय बहुत तेजी से यहाँ पर बीतने लगता है। एक जो यात्री है वो यही सोचता है कि कहीं यहाँ पर देर ना हो जाए, यानी रात ना हो जाए, इसलिए वो तेजी से चलता है। अगर वो ये सोचता है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है तो थका होने के बावजूद भी वो काम करता रहता है, यानी जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता रहता है। जिससे क्या होता है कि थके होने के बावजूद भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो यात्री है वो उत्साह और आशा के साथ जो है आगे बढ़ता रहता है हमेशा। तो यही बातचीत है। चलिए पद सेकंड समझते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चिड़िया को उदाहरण लेते हुए, प्राकृतिक उदाहरण लेते हुए हमें समझा रहे हैं कवि। आप अपने सीन जो है एक दिमाग में यहाँ पर इमेजिन करिए। क्या होता है यहाँ पर जब एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रहा होता है तो वो ये सोचता है कि बच्चे यहाँ पर जो उम्मीद में होंगे, बच्चे जो है अपने यहाँ पर घोंसले से झांक रहे होंगे। और यही बात जब वो सोचते हैं तो चिड़िया के जो पर है वो जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने का कौन विकल्प, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विघलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी बातचीत बताई है कि मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर जो है कौन बेचैन है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर कोई बेचैन नहीं है तो मैं भला यहाँ पर तेजी से क्यों चलूं। यही जो प्रश्न है उनके मन को यहाँ पर कमजोर कर देता है और दिल को बेचैन कर देता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वही बातचीत है अपनी यहाँ पर। आ गया दोस्तों आपको समझ में। चलिए व्याख्या समझते हैं। तो यहाँ पर वही बातचीत है। कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक उदाहरण लेकर हमें समझाया कि जब शाम का समय होता है तो चिड़िया जो है बहुत तेजी से उड़ने लगती है, क्योंकि उसके मन में ख्याल आता है कि उसके जो बच्चे हैं वो घोंसले से झांक रहे होंगे। उसके जो बच्चे हैं वो उस उम्मीद में होंगे घोंसले से बाहर देखते हुए कि उनके मम्मी पापा जो है ये आ रहे हैं, इसलिए ये बात जो है उनके पंखों में और तेजी और ऊर्जा भर देती है। तो इसी के बिल्कुल विपरीत कवि बोलते हैं कि इस दुनिया में तो वो अकेले हैं, उनसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है। यही सोचकर कवि जो है खुद को यहाँ पर बहुत
बहुत थका हुआ जो है महसूस करते हैं और बहुत बेचैन हो जाते हैं। उनको लगता है कि दिन तो यहाँ पर जल्दी समाप्त हो रहा है और रात भी आने वाली है, और यही अकेलापन जो है उनको अपनी प्रिय से दूर कर रहा है और परेशान कर रहा है। और इसी पीड़ा से कवि का जो मन है वो काफी यहाँ पर जो है दुखी है। आगे दोस्तों आपको समझ में, तो यही सारी जो बातचीत थी, आपका जो चैप्टर है ये हमने आपको यहाँ पर समझा लिया है। एक गीत तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा, फिर भी छोटा सा समरी देख लो। तो वही बातचीत है यहाँ पर कि ये जो एक गीत है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, और इसमें उन्होंने यही बातचीत करी है कि जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हो तो समय जो है बहुत जल्दी से बीतता है, और अगर आप अपने मन में ये विचार कर लो कि आपका जो लक्ष्य है वो दूर नहीं है, तो आपके मन में जो है यहाँ पर ऊर्जा भर जाएगी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए और तेजी से चलोगे और आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। अगर आप थके हुए हो फिर भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और यही सेम बात यहाँ पर जो है प्रकृति का उदाहरण लेते हुए, चिड़िया का उदाहरण देते हुए इन्होंने बताया कि जब यहाँ पर दिन ढलने लगे तो जो चिड़िया है वो अपने पंख जो है और तेजी से यहाँ पर जो है फड़फड़ाती है, जिससे वो अपने घोंसले तक जल्दी पहुंच पाए, क्योंकि उसको याद आता है कि उसके जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे होंगे। और यही बात जो है उनके पंखों में यहाँ पर और जान डाल देती। और फिर कवि ने यहाँ पर अपनी बातचीत बताई है और वो बोल रहे हैं कि इस दुनिया में वह तो अकेले हैं, उनका तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है, उनको यहाँ पर घर पहुंचने की जल्दी नहीं है। यही बात सोचकर जो कवि है वो दुखी हो जाते हैं और थकवान महसूस कर कवि यहाँ पर अकेले हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और उन्हें यहाँ पर जो अकेलापन है वो सताने लगता है और उनको अपनी प्रिय की जो याद है वो आने लगता है और उनका जो दिल है यहाँ पर दुखों से भर जाता है। तो यही बातचीत थी दोस्तों, यहाँ पर 3 बातचीत बताई गई है। पहला ये कि हम फोकस करेंगे अपने काम पे तो हमारा जो दिन है वो जल्दी जल्दी बीतेगा। यहाँ पर जो चिड़िया वो इसलिए जल्दी अपने घोंसले तक जाना चाहती है क्योंकि वो सोचती है उनके बच्चे उनका इंतजार कर रही है, और यहाँ पर कवि का कोई इंतजार नहीं कर रहा है। यही बात जो है उनको थका देता है। तो यही बातचीत है इस पूरे में। तो यही बातचीत है दोस्तों, दोनों यहाँ पर जो कविता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं आत्म परिचय और एक गीत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उससे पहले आपको कुछ जरूरी चीज जो है समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आत्म परिचय। दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक जो है प्रसिद्ध कविता है। यहाँ पर इसमें इन्होंने व्यक्ति और संसार के संबंध के बारे में बहुत सरल शब्दों में बताया। देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने बताया है कि वो जो है जिम्मेदारी से यहाँ पर बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी समाज में क्या हो रहा है इनसे उनको कोई मतलब नहीं है, यानी समाज के बारे में जो ध्यान है ये नहीं देते कि कौन क्या कह रहा है, ये सारी चीजें। उसके बाद है एक गीत, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा जो है यहाँ पर लिखा गया है, और इसमें इन्होंने बताया कि समय जो है तेजी से यहाँ पर बीतता है, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को जो है जल्दी से प्राप्त करना चाहिए और थकने के बावजूद भी काम करना चाहिए। ये सरल शब्दों में इन्होंने बताया है। साथ ही इन्होंने इसमें अपने अकेलेपन की भावना को जाहिर किया है। तो ये सारी बातचीत जो है इन्होंने बताई है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। कविता में एक तरफ दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वो जग जीवन का भार उठाए घूमते हैं, और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। ये दोनों बातें विरोधी सी लगती है, लेकिन इनका क्या मतलब है दोस्तों? इनका मतलब आपको पहले ही पता चल गया होगा। इसका मतलब है कि जीवन का भार तो उठाए घूमते हैं वो जग जीवन का, यानी कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, समाज में क्या हो रहा है, क्या बोल रहे लोग, उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते। वो क्या है, समाज से थोड़े हट कर है। तो यही बातचीत है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। कवि यहाँ पर यही बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो है अपने जीवन का मतलब यही समझा है यहाँ पर कि दुनिया का बोझ वो अपने साथ लेकर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जो है वो समझते हैं और निभाते हैं, लेकिन क्या इस दुनिया में क्या हो रहा है उन सब बातों पे ध्यान नहीं देते, यानी कि घुमा फिराकर समाज की बातों पे वो ध्यान नहीं देते। समाज क्या कह रहा है, नहीं कह रहा। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी वही मतलब है इनका, जीवन से वो जुड़कर तो रहते हैं लेकिन वो दूसरों की परवाह नहीं करते कि दूसरे जो है क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? दोस्तों इनका कहने का ये मतलब है कि जहां पर समझदार लोग रहते हैं वहां पर कुछ नादान लोग भी रहते हैं, मूर्ख लोग भी रहते हैं। ये सारी बातचीत है। दाना का मतलब दोस्तों आपको पता ही, यहाँ पर समझदार और जानकार लोग। तो जैसे यहाँ पर जो कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, समझदार होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ पर बिना सोचे समझे काम करते हैं, यानी कि कुछ लोग यहाँ पर नादान होते हैं। तो इस दुनिया में दोनों तरीके के लोग रहते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ जो है यहाँ पर जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, नादान होते हैं। तो दोनों तरीके के लोग रहते हैं, यही कवि जो है यहाँ पर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पर इन्होंने बहुत गहरी बातचीत करी है, इसे समझिए आप, इंपॉर्टेंट है ये। तो इस पंक्ति में यही बातचीत है यहाँ पर, जो दोस्तों कवि है उन्होंने यहाँ पर और को अलग अलग तरीके से यहाँ पर समझाया है। सबसे पहले नॉर्मल वाला और, यानी मैं और, यानी कि और का मतलब है यहाँ पर भिन्न वाला, यानी इसका अर्थ है यहाँ पर खुद को दुनिया से अलग कर लेना, सिंपल है। और जग, इसका मतलब है दोस्तों उन्होंने संसार से अपने आप को अलग माना है, वो संसार की बातों पे, समाज की बातों पे ध्यान नहीं देते। कहाँ का नाता का मतलब है यहाँ पर कि जग में जो है दुनिया से उन्होंने अपने आप को थोड़ा अलग रखा है, उनका कोई संबंध नहीं है जग से, समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से कवि ने यहाँ पर और को अलग अलग तरीकों से जो है वो समझाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। शीतल वाणी में आग का क्या मतलब है? दोस्तों देखिए शीतल वाणी में आग का मतलब है कि ये बोलते तो है बहुत शांत तरीके से, लेकिन उसके अंदर क्रांति वाली बातचीत छुपी होती है, यानी उनका गहरा मतलब होता है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है, CBSE
यूपीएससी 2011-2014 में जो है पूछा गया है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ सारे रिपीटेड होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सारी जो चीजें हैं ये मैं सब में नहीं लिखता हूँ, बाकी इसमें लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए। चलिए इसका आंसर समझते हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो है अपनी वाणी को शीतल वाणी बोला है। ये अनोखी बातचीत है। इसका मतलब यही है कि उनकी वाणी, उनकी बातें सुनने में तो मीठी लगती है और शांत लगती है, लेकिन उसमें गहरे भाव जो है ये छुपे हुए हैं। कवि जो भी यहाँ पर कहते हैं बहुत सोच समझकर और शांत मन से कहते हैं। उनकी बातें सरल तो लगती है, लेकिन उसमें जीवन का संघर्ष जो है वो छिपा हुआ है, क्रांति छिपी है। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। जब वे अपने दुखों को कविता के रूप में यहाँ पर बताते हैं तो जो वाणी है वो शीतल और सहज आपको लग सकती है, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा जो संघर्ष और जो दर्द है वो छुपा हुआ है। तो यही सारी बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ से झांक रहे होंगे, ये समझिए। यहाँ बच्चे से मतलब है चिड़िया के नन्हे बच्चों से। जब उनके जो मम्मी और पापा होते हैं वो यहाँ पर खाने की तलाश में उड़ जाते हैं और घोंसले में भी जो बैठे होते हैं उनके बच्चे वो इंतजार करते हैं कि उनके जो मम्मी पापा है वो शाम होते यहाँ पर जल्दी से आएंगे और उनको जो है यहाँ पर खाना मिलेगा। तो इसी आशा में बार बार वो घोंसले से नीचे जो है वो झांकते रहते हैं कि उनको यहाँ पर भरपेट जो खाना है वो मिलेगा, उनके जो मम्मी पापा है खाना लेके आएंगे। इसलिए जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि नीड़ों से झांक रहे हैं। आगे आपको समझ में, दिन जल्दी जल्दी ढलता है को यहाँ पर जो बार बार है कवि दोहराते हैं। इसमें जो है क्या बातचीत है, क्या विशेषता है, ये बताना है हमें। तो दोस्तों कवि ने यहाँ पर यही बातचीत बोली है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका मतलब है कि समय जो है दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी चलता है। जीवन जो है अपना वो बहुत छोटा है। जैसे यहाँ पर जो सूरज है वो उगता है और उसके बाद अस्त हो जाता है, ऐसे यहाँ पर जो इंसान का जीवन है वो भी हर पल जो है खत्म होने की ओर जो बढ़ता रहता है। आपको पता ही है समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो इसलिए हमें जो अपने सारे काम है वो समय पे कर लेने चाहिए। तो यही इस कविता की यहाँ पर खासियत है दोस्तों। सरल शब्दों में हमें जीवन की जो सच्चाई है उसको बताया गया है। चाहे कोई मुसाफिर हो यहाँ पर या चाहे वो चिड़िया हो जिनके बच्चे जो है वो इंतजार कर रहे हैं उनका, चाहे कोई भी हो, हमें जो अपना काम जल्दी कर लेना चाहिए। नहीं तो अगर मंजिल तक पहुंचने में लेट हो जाएगा तो हमें जो है मुश्किल हो जाएगी मंजिल को पाने के लिए। यही सारी बातचीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। दिन के जल्दी जल्दी ढलने से यहाँ पर जो है हमें क्या सीख मिलती है ये बताना है। तो दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि यहाँ पर जो समय है बहुत अनमोल है। हमें अपने सारे काम जो है समय से कर लेने चाहिए, नहीं तो जो दिक्कत है वो हो जाएगी। दिन के तेजी से ढलने से हमें यही बात यहाँ पर समझ में आती है कि जो समय है दोस्तों बहुत कीमती है और हमें जो अपने सारे काम है, सारे लक्ष्य है वो समय पे पूरे करने की सोचनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। जब समय यहाँ पर जल्दी से बीत जाता है और हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे तो बाद में हमें दिक्कत होगी। हमें मेहनत करनी चाहिए और लगन से काम करना चाहिए कि समय रहते ही हम अपने लक्ष्य पर वो जो है पहुंच सके। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 समझते हैं। कवि की भाषा शैली कैसी है उसके बारे में बताना है। देखिए दोस्तों आपको पता चली गया होगा कि कवि की जो भाषा शैली है वो आम बोलचाल की भाषा वाली है और ऐसी है जिससे जो है हमें यहाँ पर जीवन की जो सीख है वो मिलती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर में जो है क्या लिखा हुआ है। कवि की यहाँ पर दोनों कविताओं हमने यहाँ पर जो पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैप्टर वाली वीडियो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। उन्होंने जो यहाँ पर दोनों कविताओं में अपने विचार जो है साफ तरीके से यहाँ पर जो साझा किए हैं। उनकी भाषा इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि पाठकों का जो दिल है वो छू जाता है। उन्होंने अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के यहाँ पर किया है। आम बोलचाल की भाषा तो है ही, साथ में उन्होंने कुछ और इंटरेस्टिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे यहाँ पर जो है और असर जो है उनका बढ़ जाता है। सिंपल है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। इसके साथ ही आपकी जो वीडियो है कंप्लीट हो जाएगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पक्षी तो जल्दी लौटना चाहते हैं लेकिन कवि खुश नहीं है, इसका कारण हमें बताना है। और ये आया आपका 2015 और 16 में। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। पक्षी तो आपको पता ही है जल्दी यहाँ पर घर लौटना चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चे जो है उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर घोंसले में। लेकिन जो कवि है वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, वो बहुत अकेले हैं। तो यही बातचीत है। चलिए आंसर देखते हैं यहाँ पर जो है कैसा लिखा हुआ है। कविता में यहाँ पर जो पक्षी है जल्दी से अपने घोंसले में लौटना चाहते हैं क्योंकि उनके जो बच्चे उनका इंतजार जो है वो कर रहे हैं। लेकिन कवि खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कोई राह देखने वाला जो है वो नहीं है। पक्षी अपने परिवार के पास लौटकर खुश हो जाएंगे, लेकिन जो कवि है वो अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास जो है यहाँ पर कोई खास वजह नहीं है घर पहुंचने के लिए। इसलिए उनके मन में जो है कोई उत्साह जो है नहीं है और वो अपने आप को यहाँ पर जो अकेला महसूस है वो करते हैं। सिंपल था दोस्तों। इसी के साथ जो है आपके इस वाली 2 कविता का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है आपको समझ में आ गया। वीडियो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।